नमस्कार, खास खबर में आपका स्वागत है। आपके साथ मैं हूं दुर्गेशन भटनागर। खास खबर में बात होगी भारत की सियासत की, क्योंकि सियासी रंग जो है अलग अलग देखने को मिल रहे हैं। बात अगर सत्ता पक्ष की करें, केंद्र सरकार की करें, नरेंद्र मोदी प्रधानमंत्री और बीजेपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष अमित शाह की बात करें, तो दोनों की जुगल जोड़ी जो है वो एक नए राजनीतिक परिदृश्य को देने की कोशिशों में लगी हुई है। और राजनीतिक परिदृश्य में चिंता की बात यह कि विपक्ष जो है लगातार कमजोर होता हुआ नजर आ रहा है। अगर अब बिहार को देखें तो बिहार में जिस तरीके से महागठबंधन का जो फॉर्मूला है वो मोदी की आंधी को रोकने के लिए लालू प्रसाद के इनिशिएटिव में बनाया गया और उसमें सफलता भी हासिल हुई, लेकिन कुछ समय ही चल पाई, कुछ कदम ही चल पाई और हुआ यह कि सत्ता परिवर्तन हो गया और आज सत्ता परिवर्तन के बाद मंत्री शपथ ले रहे हैं। तो वहीं बात अगर कांग्रेस के करें और गुजरात की बात करें तो गुजरात जहां से मोदी और अमित शाह दोनों आते हैं, वहां पर भी सियासी भूचाल कांग्रेस के खेमे में आया। राज्यसभा के चुनाव से एन वक्त पहले कांग्रेस में टूट होती है, वहां के विधायक जो हैं वो इस्तीफा दे देते हैं और कहीं कहीं जिस तरीके से विपक्ष एक मजबूत पिलर की तरीके से खड़ा होना चाहिए, लोकतंत्र की खूबसूरती भी उसी में, लेकिन जहां जहां भी विपक्ष जो है वो कुछ करने की कोशिशों में है तो वहां पर टूटन जो है वो साफ देखने को मिलती है। बात अगर हम यूपी चुनाव की करें तो यूपी चुनाव में भी कुछ इस तरीके का ही नजर आया। विधानसभा चुनाव से पहले बसपा और सपा के अंदर खासी सेंध बीजेपी की लगाई गई और उसके बाद जिस तरीके के परिणाम वहां पर जनता ने दिए, जो चुनाव हुए उसके अंदर जिस तरीके से प्रचंड बहुमत बीजेपी को मिला, उसका इंपैक्ट जो है अभी भी देखने को मिल रहा है। और हालात ये हैं कि एमएलसी और विधायक जो हैं सपा और बसपा से साथ छोड़कर बीजेपी का हाथ थामने की कोशिशों में लगे हुए हैं। तो कहीं कहीं इस पूरे परिदृश्य को अगर हम समझे तो देखें कि बीजेपी एनडीए के गठबंधन को बढ़ाने की कोशिशों में है और बीजेपी जो लगातार बात कहती हुई आ रही कि कांग्रेस मुक्त भारत बनाएंगे और विपक्ष जो है वो कहीं न कहीं इसमें बोना होता हुआ नजर आ रहा है। एक समय जिस तरीके के हालात बीजेपी के हुआ करते थे वो हालात अब दूसरी विपक्षी पार्टियों के नजर आ रहे हैं। तो इन्हीं सभी को हम समझने की कोशिश करेंगे कि आखिर इस सियासत के पीछे की क्या कुछ रंग हैं और किस तरीके से अब आगे की सियासत जो है वो देखने को मिलेगी। पहले जन टीवी की एक खास रिपोर्ट से इसको समझने की कोशिश करते हैं। लाजवाब, बीजेपी की विरोधी खेमे में सेंध जारी, विपक्षी पार्टियों में मची खलबली। माया अखिलेश ने बताया राजनीतिक भ्रष्टाचार। क्या मोदी शाह से डर गया है विपक्ष? नीतीश को बीजेपी में लाने में मिली सफलता। भारत की राजनीति पिछले कुछ दिनों से एक नई करवट ले रही है। बिहार में नीतीश कुमार के एनडीए ने शामिल होने के साथ ही विपक्षी दलों की धड़कनें और बढ़ा दी हैं। यूपी में हुए विधानसभा चुनाव में बीजेपी की ये रणनीति रही थी कि विरोधियों को तोड़ो और अपना कुनबा बढ़ाओ। बीजेपी का ये अभियान अभी गुजरात में भी चल रहा है, जहां 6 विधायकों ने कांग्रेस का दामन छोड़ दिया है। दिग्गज शंकर सिंह वाघेला ने भी कांग्रेस से दूरी बना ली है। गुजरात में मोदी शाह की सेंध से विरोधी खेमा इतना घबरा गया कि उसने अपने विधायकों को बेंगलुरु भेज दिया। इसके पीछे उद्देश्य है कि कहीं राज्यसभा का गणित न बिगड़ जाए। गुजरात ही नहीं, यूपी में भी शाह ने अपनी सेंध सपा और बीएसपी में लगा दी है। बीएसपी के 1 और सपा के 3 विधायकों ने इस्तीफे दे दिए हैं। इसे अखिलेश और मायावती ने राजनीतिक भ्रष्टाचार बताया है कि हमारे एक एमएलसी ने इस्तीफा दिया है और कुछ चैनल के साथी ये चला रहे थे कि कुछ और लोग इस्तीफा दे रहे हैं। तो मैं यही कहना चाहूंगा, बुक्कल नवाब साहब हमारी पार्टी के बहुत पुराने हैं और अभी तो मैं उनसे ईद मिल के आया था। क्या बात है कि ईद के बाद अचानक बदलाव आ गया उनके अंदर। मैं बातचीत करूंगा उनसे। बीजेपी पहले ही संकेत दे चुकी है कि जिन राज्यों में चुनाव होंगे वहां के विरोधी दलों के कई विधायक बीजेपी नेताओं के संपर्क में हैं।
बीजेपी को यूपी का ये फॉर्मूला रास आ रहा है। ऐसे में जिन राज्यों में आगामी विधानसभा चुनाव होंगे, वहां की विरोधी पार्टी के नेताओं को और सतर्कता बरतनी पड़ेगी। सोशल मीडिया पर मोदी शाह की जोड़ी के इन कारनामों को लोग जमकर चला रहे हैं। कहा जा रहा है, सावधान हो जाइए, मोदी शाह आ रहे हैं। ब्यूरो रिपोर्ट, जन टीवी। तो किस तरीके से राजनीति जो है वो उठापटक की अब नजर आ रही है और दलों से लोग बाग इस्तीफा देकर दूसरे दलों में जा रहे हैं और बीजेपी कहीं न कहीं हर जगह सेंधमारी करने में कामयाब भी हो रही है। चलिए, पैनल हमारे साथ जुड़ रहा है, जरा उनसे समझें कि क्या कुछ इस सियासत के पीछे की सियासत है। हमारे साथ बीजेपी से मुकेश चलावत साहब जुड़ रहे हैं, कांग्रेस से सुरेंद्र लांबा जी, और सपा से विनोद यादव साहब हमारे साथ जुड़ रहे हैं और बसपा से विष्णु कुलवाल साहब हमारे साथ जुड़ रहे हैं। बहुत बहुत स्वागत है आप सभी का हमारे साथ जुड़ने के लिए इस चर्चा में। चलावत साहब, आपके पास सबसे पहले आऊंगा। पार्टी विद डिफरेंस की बात करने वाली बीजेपी, चाल, चेहरा और चरित्र की बात करने वाली बीजेपी, एक अलग तरीके की राजनीति करने वाली बीजेपी, कार्यकर्ताओं की पार्टी बीजेपी, क्या कुछ पॉलिटिकल एजेंडा बदल गया है? आखिर क्या जरूरत आन पड़ी? अगर यूपी की अगर हम बात करें तो यूपी में प्रचंड बहुमत है, फिर क्या ऐसी स्थिति बनी कि लोग बाग वहां से छोड़ छोड़ के बीजेपी का दामन थाम रहे? क्या योगी, मोदी और अमित शाह की जोड़ी वहां कुछ ज्यादा पसंद की जा रही है या इसके पीछे की और कुछ सियासत है? नहीं, इसमें भारतीय जनता पार्टी की तरफ से तोड़फोड़ कुछ नहीं हुई है। आप इस बात को समझने का प्रयास कीजिए कि अगर 2 से 282 में भारतीय जनता पार्टी पहुंची है तो निश्चित रूप से अन्य विचारधाराओं के लोगों ने माननीय नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में और भारतीय जनता पार्टी की नीतियों में आस्था व्यक्त करी है, जब जाके यह कुंभा बढ़ा है। तो अगर कोई भारतीय जनता पार्टी के बढ़ते हुए इस व्यापक जनाधार से अगर प्रभावित होकर या माननीय नरेंद्र मोदी और भारतीय जनता पार्टी की नीतियों में जिस प्रकार की पारदर्शिता है, जिस प्रकार का एक मिशन लेके, ये एजेंडा लेके, जो देश के राष्ट्रवाद का एजेंडा लेके जो पार्टी चल रही है, तो माननीय नरेंद्र मोदी देश में प्रधानमंत्री के रूप में उस एजेंडे को आगे बढ़ा रहे हैं, उससे अगर प्रभावित होकर अन्य राजनीतिक दलों के कार्यकर्ता या राजनीतिक दलों के नेता, विधायक अगर भारतीय जनता पार्टी ज्वाइन करते हैं, तो इसमें मैं यहां तक समझता हूं एक राष्ट्रवाद को बढ़ावा देने की बात है कि राष्ट्रवादी विचारों से प्रेरित होकर अगर कोई अगर भारतीय जनता पार्टी की सदस्यता ग्रहण करते हैं तो निश्चित रूप से देश के अंदर एक नए सूरज का आगाज हुआ है और उसको सभी राजनीतिक दल स्वीकार कर रहे हैं। विचारधारा की बात हमेशा पार्टी में तो इसलिए ये कहना कि जी बोलिए। विचारधारा की बात अक्सर पार्टी के नेता और बीजेपी के लोगों से सुनने में आता है कि विचारधारा वाली हमारी पार्टी है। फिर ऐसे में क्या आपको लगता है जो आपके शिक्षित दीक्षित जो लोग हैं, आरएसएस से भी दीक्षा और शिक्षा लेकर बीजेपी में लोग बाग आते हैं और एक विचारधारा की बात लगातार पार्टी के साथ जुड़ी रही है, तो क्या लगता है जो बाहर से दूसरी पार्टियों से आ रहे हैं, क्या वो उतने पार्टी के लिए ठीक रहेंगे? क्या उनकी विश्वसनीयता, उनकी पार्टी के प्रति जो विश्वसनीयता है, क्या उसके ऊपर सवाल आज की जो भारतीय जनता पार्टी है, नहीं, आज की जो भारतीय जनता पार्टी है या पिछले 10 वर्षों पुरानी की भारतीय जनता पार्टी की हम बात करते हैं, जब जनसंघ का जनता पार्टी में विलय हुआ था और जनता पार्टी से जब भारतीय जनता पार्टी बनी थी, तब कई ऐसे व्यक्ति थे जिनका राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ से कोई लेना देना नहीं था। और जब जिसमें अगर मैं आपको उस और ले जाना चाहूंगा कि जब मुंबई के अंदर भारतीय जनता पार्टी की स्थापना हुई और पहला अधिवेशन हुआ था, उस समय मिस्टर एमसी छाबला, मोहम्मद करीम छागला जैसे व्यक्ति भारतीय जनता पार्टी में उस समय शामिल हुए थे, जिनका राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ से कोई लेना देना नहीं था। इस प्रकार के कई नेता जिनका राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ से कोई लेना देना नहीं था, लेकिन जनता पार्टी से भारतीय जनता पार्टी जो दोहरी सदस्यता के मुद्दे को लेके जो भारतीय जनता पार्टी का गठन हुआ था, उस भारतीय जनता पार्टी के अंदर राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ से संबंध नहीं थे। कई जनता पार्टी में भारतीय जनता पार्टी के संपर्क में आए थे, कई इमरजेंसी के आंदोलन में भारतीय जनता पार्टी के संपर्क में आए थे। ऐसे कई नेता जिन्होंने भारतीय जनता पार्टी को उस समय 1980 से अंगीकृत किया था और उसी समय से भारतीय जनता पार्टी के साथ में वो चला है। तो इसका हम ये यहां तक हम कहें कि
कोई राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ का सदस्य होना भारतीय जनता पार्टी के सदस्य होने के लिए जरूरी है, ऐसा कुछ नहीं है। स्वयंसेवक होना अपने आप में गौरव की बात है, लेकिन कई ऐसे व्यक्ति हैं जो राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ और भारतीय जनता पार्टी या जनता पार्टी के समय जो जनसंघ के लोग विचारधारा की बात कर रहा हूं, उन लोग विचारधारा की बात कर रहा हूं, आरएसएस की भी एक विचारधारा है, उसी पे आ रहा हूं। उस समय जब लोग जो संपर्क में आए और जिन्होंने उन्होंने भारतीय जनसंघ के नेताओं को देखा, राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ के स्वयंसेवकों को देखा और उनका जो जिस प्रकार राष्ट्रवाद की परिकल्पना को देखा, उससे प्रभावित होकर वो लोग अगर भारतीय जनता पार्टी में आते हैं तो निश्चित रूप से उन्होंने विचारधारा को अंगीकृत किया है, विचारधारा को स्वीकार किया है, नेता को स्वीकार किया है, नेतृत्व को स्वीकार किया है, भारतीय जनता पार्टी की नीतियों को स्वीकार किया है, तभी जाके वो भारतीय जनता पार्टी में आते हैं। तो इसलिए अगर विचारधारा उन्होंने स्वीकार किया तो फिर विचारधारा का द्वंद्व का तो सबसे बड़ी पार्टी होने का आप दावा कर रहे हैं, लगातार ये कह रहे हैं कि सबसे ज्यादा कार्यकर्ता जो है बीजेपी के साथ हैं, और ऐसे में अगर और कोई नेता भी आते हैं दूसरे दलों से छोड़ के आते हैं तो खैर आप लोग वेलकम करेंगे, ये वाजिब सी बात है। सपा से विनोद यादव साहब, हम दावा नहीं कर रहे हैं, हम दावा नहीं कर रहे हैं, ये प्रामाणिक सत्य है। आज अगर ये पूरे देश के अंदर सबसे ज्यादा अगर कहीं पार्टी की सरकार है तो भारतीय जनता पार्टी है। अगर सबसे ज्यादा अगर कहीं सांसद है तो वो भारतीय जनता पार्टी के पास है। सबसे ज्यादा अगर विधायक कहीं है तो वो भारतीय जनता पार्टी के साथ है। देश के अंदर अगर पंचायत को हम जहां तक पंचायती राज की बात करते हैं, सबसे ज्यादा जिला प्रमुख है तो भारतीय जनता पार्टी के पास है। सबसे ज्यादा जिला परिषद के सदस्य है तो भारतीय जनता पार्टी के पास है। बोर्ड निगम के पार्षद अगर है तो भारतीय जनता पार्टी के साथ। तो कुल मिला के भारतीय जनता पार्टी 11 करोड़ लोगों की सदस्यों की पार्टी है, और इस नाते भारतीय जनता पार्टी केवल सदस्यों के आधार पर ही नहीं बल्कि जनता के द्वारा चुने हुए जनप्रतिनिधियों के आधार पर भी भारतीय जनता पार्टी सबसे बड़ी, यही हम कह रहे हैं, यही हम कह रहे हैं। आप उसकी ओर आकर्षित होना एक सामान्य प्रक्रिया है। चलिए, बहुत अच्छा है, अच्छी एक बड़ी पार्टी होनी चाहिए, देश के हित में है। अगर बहुमत मिलता है किसी सत्ता में आने के लिए तो अच्छा है, अगर मैंडेट अगर मिलता है तो। विनोद यादव साहब, आपके पास आना चाहूंगा, क्या लगता है जिस तरीके के यूपी में फिलहाल हालात बने हुए हैं, अखिलेश क्या पार्टी को संभाल नहीं पा रहे हैं? क्या वापस से नेताजी को सारी कमान संभालनी चाहिए? क्या क्यों इस तरीके की स्थिति बन पड़ी? और अब सुनने में तो यहां तक भी आ रहा है कि शिवपाल यादव को लेकर भी संशय की स्थिति जो है वो बनी हुई, हो सकता है वो भी बीजेपी में चले जाएं। और अगर राष्ट्रपति चुनाव की बात करें तो उसमें भी उन्होंने रामनाथ कोविंद जो कि एनडीए के उम्मीदवार थे उनका खुलकर समर्थन किया था। और जग जाहिर है जो स्थितियां चुनाव के दौरान बनी शिवपाल यादव वर्सेज अखिलेश यादव के बीच में, जो कुनबे का जो युद्ध हुआ, फायदा बीजेपी को इसमें बड़ा खासा हुआ। लेकिन अभी भी कहीं न कहीं कुछ न कुछ दुराव की स्थिति है, विभेद की स्थिति है, शायद इसीलिए लोग बाग टूट कर जा रहे हैं, या सत्ता लोभ के अंदर इस तरीके की कवायद है। दुर्गेश जी, जो आपने अंत में बोला वो शब्द पूरी कहानी का बिल्कुल एक चरितार्थ शब्द है कि जो सत्ता लोभ होता है उसके लिए राजनीति में इस तरह का एक हलचल होती रहती है, हमेशा होती है। लेकिन जो आज भारतीय जनता पार्टी जिस तरह से जो व्यवहार कर रही है, और जो आपने कहा ना विपक्ष डरा हुआ है, विपक्ष नहीं, मेरा मानना इसमें यह है कि भारतीय जनता पार्टी डरी हुई है। भारतीय जनता पार्टी ये नहीं सहन कर पा रही कि जिस तरह से अगर ये विपक्ष इकट्ठा हो गया और जिस तरह अगर विपक्ष मजबूत हुआ तो 2019 के चुनाव भारतीय जनता पार्टी 100% हारेगी। नरेंद्र मोदी जी, अमित शाह जी और भारतीय जनता पार्टी के जो रणनीति है वो ये है कि किसी तरह से विपक्ष को कमजोर किया जाए, 2019 की यूनिटी जो है उसको तोड़ा जाए। लेकिन ये नेताओं के आने जाने से यूनिटी नहीं टूटती। इससे जनता के अंदर जो मैसेज जा रहा है कि बीजेपी के जो नीति है, अपने जनता के ऊपर विश्वास नहीं, आज उसको नेता जो चुने हुए नेता है या इलेक्टेड नेता विधान परिषद में है, उन पे जो इसकी नजर जा रही है कि इनको तोड़ लो, जनता हमारे साथ आ जाएगी। कभी भी ऐसा नहीं होता। नेताओं के साथ में एक हल्का सा कुछ लोग जाते हैं, लेकिन वो कभी पार्टी के साथ में, जन समर्थन नेताओं के साथ में नहीं जाता कभी भी। तो भारतीय जनता पार्टी ठीक है, किसी तरह से आज इन दलों को भयभीत करने का प्रयास कर रही हो, लेकिन भयभीत नहीं होते जा, इससे विपक्ष उल्टा मजबूत होगा। ये भारतीय जनता पार्टी की जो रणनीति है, ये भारतीय जनता पार्टी पे उल्टी पड़ने वाली है। इसके अंदर ये जो एनडीए है ये बुरी तरह से इस टाइम में डरा हुआ है कि 2019 कहां से सीटें आएगी। बिहार में सीटें नहीं आने की उम्मीद थी, बिहार में गठबंधन को तोड़ने का काम किया इन्होंने, नीतीश को साथ लिया, हमारे से तो नहीं आएगी। कौन डरा हुआ था? एनडीए डरा हुआ था। यूपी में इसलिए एनडीए डरा हुआ है
कि एसपी और बीएसपी अगर इकट्ठी हो जाती है तो वहां पे बीजेपी को वहां कोई गिनी चुनी सीटें आ जाए तो आ जाए, नहीं तो उसमें भी इनको कोई उम्मीद नहीं है। इसलिए वहां भी ये तोड़फोड़ करने का प्रयास कर रहे हैं। इसी तरह से गुजरात के अंदर इन्होंने किया, एक राज्यसभा के सदस्य के लिए कांग्रेस के जो इलेक्टेड एमएलए है उनको अपनी तरफ लाने का प्रयास करें, उनकी सदस्यता खत्म हो रही है, सिर्फ माहौल बनाने का प्रयास करें। गुजरात में भी नरेंद्र मोदी जी को ये उम्मीद छूट गई है, 4-4 दौरे कर रहे हैं कि भाई गुजरात में भारतीय जनता पार्टी जीतेगी या नहीं जीतेगी। इससे ये लगता है कि यहाँ बिल्कुल एनडीए अपने आप को कमजोर, और खास करके बीजेपी अपने आप को कमजोर महसूस कर रही है। 2019 के चुनाव के लिए साउथ में पैर नहीं जमा पा रही, नॉर्थ इंडिया के अंदर ये क्लाइमैक्स पे पहुंच चुके हैं। 80 में से 73 सीट यूपी में लिया है, जो आने की इनको बिल्कुल उम्मीद नहीं है और किसी को भी उम्मीद नहीं है, क्योंकि बहुत ज्यादा सीट है 73, वो नहीं आएगी। दुर्गेश जी, बिहार के अंदर भी 40 में से ये 33 सीटें जीत के आए हैं, तो 33 सीटें आने की आगे उम्मीद नहीं है। तो जब नॉर्थ इंडिया के अंदर ये जो सीटें घटेगी उसकी पूर्ति भारतीय जनता पार्टी एनडीए कहां से करेगा, उसके लिए ये इस तरह की तोड़फोड़ करने का इनका प्रयास है, जिसमें ये नेताओं को तो ले जा सकते हैं लेकिन जनता के बीच में जो इनकी छवि खराब हो रही है उस जनता के बीच छवि को सुधारना चाहिए। देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी को जब तक वो नहीं सुधारेंगे, चाहे कितने नेताओं को ले जाओ, जनता विपक्ष में जाती जा रही है। आए दिन सोशल मीडिया पे दूसरे जो जितने भी घटनाक्रम है उनसे सब पे नरेंद्र मोदी जी की पोल खुलती जा रही है। अमित शाह जी जयपुर आए, जयपुर कह गए 26 लाख लोगों को हमने रोजगार दे दिया। झूठ बोलने की सीमाएं होती है, कितना झूठ बोलोगे, इस देश की जनता को कितना झूठ बोला के बरगलाओगे, ये सब देश की जनता जानती है। आने वाले समय में राजस्थान ही नहीं, पूरे भारत के अंदर जहां जहां बीजेपी की सरकार है उसका डेप्रिसिएशन होगा, उसकी गिरावट आएगी और वो उस गिरावट को बचाने के लिए ये इस तरह का प्रयास, घटिया प्रयास, जो राजनीतिक भ्रष्टाचार की डेफिनेशन माननीय अखिलेश जी ने दी है और माननीय मायावती जी ने दी है, वो बिल्कुल चरितार्थ है। उसको ये रोकने का प्रयास करेंगे तो इस देश में इनका नुकसान होगा, बीजेपी का फायदा होने वाला नहीं है। वाला ये तो जनता जवाब दे देगी। विष्णु कुलवाल साहब हमारे साथ हैं। कुलवाल साहब, जिस तरीके की स्थितियां बनी हैं, बसपा में भी सेंधमारी की गई है और बसपा पे तो चुनाव के दौरान भी कई लोग टूटकर और बीजेपी के साथ जुड़ गए थे चुनाव के दौरान भी। फिर जिस तरीके की स्थितियां बनी हैं, मायावती जी की अगर बात करें तो उन्होंने कहा सत्ता की भूख के अंदर सारी हदें पार कर दी है, ये बयान उनका आया है। कैसे देखें ये जो तोड़फोड़ की स्थिति हुई है, आपकी पार्टी से लोग बाग छोड़ बीजेपी में जा रहे हैं, जबकि बीजेपी में तो भारी प्रचंड बहुमत मिला हुआ है, वहां पर कोई सत्ता में कोई बड़ा कोई कद या पद तो मिलने की स्थिति अभी फिलहाल नहीं दिख रही है। तो ऐसे में क्या लगता है, क्या वो कारण है जिसकी वजह से आपकी पार्टी को छोड़ के लोग बाग बीजेपी की तरफ रुख कर रहे हैं? नहीं दुर्गेश जी, सबसे पहली बात तो शुरू यह हो रही है कि जो भारतीय जनता पार्टी पहले जो थी, जिसके नेता माननीय अटल बिहारी वाजपेयी थे, वो उस समय लोकसभा में उन्होंने कहा था, हिंदुस्तान की जनता को आह्वान किया था, अगर सशक्त विपक्ष नहीं होगा तो सत्तारूढ़ दल बेलगाम हो जाएगा। आज भारतीय जनता पार्टी वो भारतीय जनता पार्टी नहीं है जिसके लिए माननीय अटल बिहारी वाजपेयी, लाल कृष्ण आडवाणी जी बोलते थे। सवाल आज जो बोल रहे हैं कि हम इन नेताओं को तोड़ रहे हैं, नेताओं को तोड़ने से इनकी सरकारें नहीं बनेगी आगे जाके। कार्यकर्ता जिस पार्टी का, वो कार्यकर्ता नेता उस पार्टी के नेता के साथ है जिस पार्टी के साथ है वो। सवाल है कि आज ये 331 विधायक लेके भी इनका अभी ये नहीं सोच रहा कि अभी 331 विधायकों को हम कैसे लेके साथ चलेंगे, उनके बारे में इनका सोच नहीं है। इनका सोच है कि देश में विपक्षी पार्टियों को खत्म किया जाए। आप मुझे एक चीज बता दीजिए, क्या ये भारतीय जनता पार्टी बैठी है, सपा भी बैठी है, कांग्रेस भी बैठी है, कोई विधायक अपनी सीट छोड़ेगा क्या बिना भ्रष्टाचार के? तो भारतीय जनता पार्टी का नाम भ्रष्टाचार का स्तंभ है। इनके नेता भ्रष्टाचार को इतना बढ़ाना चाहते हैं कि उस पार्टी के, आप बताइए, विधायक उसको तनख्वाह मिल रही है ना, वो क्यों छोड़ेगा पार्टी को? उसके पीछे कौन होगा? कुलवाल साहब, भारतीय जनता पार्टी पूरे मौके हैं, आप इनको एक्सपोज कीजिए। अगर ऐसी कोई बात, कोई भ्रष्टाचार है, अगर पार्टी के खिलाफ अगर इस तरीके की स्थिति है, तो आप विपक्ष की भूमिका में है, तो आपका ये महती भूमिका है कि आपको उनको एक्सपोज करना चाहिए ताकि दूध का दूध और पानी का पानी हो जाए। कराना बहन जी ने आज बोला है ना कि अगर ये भ्रष्टाचार नहीं होता तो विधायक इस्तीफा क्यों देगा? मुझे पहले बताइए, क्या भारतीय जनता पार्टी इसको टिकट देगी?
तो भारतीय जनता पार्टी के जो पुराने नेता हैं उनकी हालत क्या होगी? तो हकीकत बात यह है कि भारतीय जनता पार्टी को भारतीय जनता पार्टी से मतलब नहीं है। अभी मेरे दोस्त मुकेश जी बोल रहे थे 11 करोड़ कार्यकर्ताओं की पार्टी है, देश में 125 करोड़ जनता है, 10% वोट भी नहीं होता आपके पास। कुलवा साहब वही चीज हम जानना चाह रहे हैं। 11 करोड़ की पार्टी के कार्यकर्ता कुलवा साहब वही चीज हम जानना चाह रहे हैं। मैं साहब यही तो बताना चाहता हूँ, सीटें बीजेपी के ये वो भारतीय जनता पार्टी नहीं है जिसके लिए माननीय अटल बिहारी वाजपेयी जी, माननीय अडवाणी जी, माननीय मुनीमर जोशी जी, अब तो इनका एक ही काम है कुनबे को बढ़ाना, पर कुनबा बढ़ेगा नहीं, इससे विपक्ष सशक्त होगा। और 2019 के चुनाव में, आने वाले चुनाव में भारतीय जनता पार्टी को यह एहसास होगा कि जो हमने गलती की, देखिए जो आप टूट के जा रहे हैं, फेवर की बात है, फेवर की बात है। अगर विपक्ष अगर मजबूत हो रहा है तो आपके फेवर की बात है। मैं तो जगह रहा हूं ना, ये दुर्गेश जी यही तो जगह रहे इनको कि आप जिन गलतियों को करने जा रहे हो वो गलतियां कांग्रेस ने भी की थी, और आज कांग्रेस की क्या स्थिति है। तो भारतीय जनता पार्टी को दिन देखने पड़ेंगे, 2019 के चुनाव में देखने पड़ेंगे। कांग्रेस से पार्टी के नेता को नहीं जा सकते हैं, पार्टी के कार्यकर्ता को नहीं जा सकते। उनकी भी प्रतिक्रिया ले लेते हैं। सुरेंद्र जी, क्या माने किस तरीके की स्थितियां हो रही है? क्या पार्टी से लोगों का जो मोह है वो भंग हो रहा है? क्योंकि कांग्रेस की रीति नीति जिस तरीके की थी उसमें लोगों का बड़ा विश्वास था, क्या अब उससे सब कुछ चीजें छूटती जा रही है? क्या नेतृत्व को लेकर कहीं कोई संशय की स्थिति? क्योंकि लगातार इस तरीके की जो बातें हैं बार बार सामने आती रही हैं कि नेतृत्व जो है वो पुख्ता और सॉलिड नहीं है, शायद इस वजह से ये स्थिति बन रही है। और गुजरात की जो हालात देखने को मिले, लोग बाग जो है कांग्रेस छोड़ के जा रहे हैं, अब ऐसी स्थिति में क्या लगता है आपकी पार्टी की भी क्या वही स्थिति होने वाली है जो 84 में बीजेपी की थी? 2 सीटों से जाकर अब एक बहुत बड़ा उसने समर्थन जनता का पाया और एक बहुमत की सरकार बनाई, तो क्या इंतजार उस बात का, या पार्टी को लेकर उसकी रीति नीति को लेकर वापस एक बार फिर से जो है वो युवाओं में, आपके कार्यकर्ताओं के अंदर जान आएगी? या जिस तरीके की स्थितियां बन रही है, विपक्ष जो है लगातार खत्म होता जा रहा है, तोड़फोड़ के हम आरोप जरूर लगा रहे हैं, लेकिन स्थिति जो है कहीं न कहीं बीजेपी की सॉलिड होती जा रही है? शुक्रिया दुर्गेश जी। पहले तो मैं बता दूं कि कांग्रेस की स्थिति मजबूत थी और मजबूत है और धीरे धीरे और मजबूत होगी। कांग्रेस को घबराने की इसमें कतई जरूरत नहीं है। रही बात है, कांग्रेस सिद्धांतों वाली पार्टी है, और बीजेपी की अगर हम बात करें तो बीजेपी में टोटली प्रिंसिपल लेस पार्टी है भारतीय जनता पार्टी। और भारतीय जनता पार्टी के नेताओं के शुरू से लेके आज तक के बयान देखिए बाबा साहब डॉक्टर अंबेडकर ने जो भारत का संविधान लिखा, ये उसका हमेशा विरोध करते रहे हैं और संविधान संशोधन की बात करते रहे हैं, क्योंकि ये लोग इस देश की डेमोक्रेसी में विश्वास नहीं करने वाले लोग हैं। और ताजा जो उदाहरण है, आप लो चाहे अगर अपने बिहार की बात करें तो एक दिन में टोटली घटनाक्रम हो जाता है, और दूसरे दिन 28 तारीख को ही तुरंत दूसरे दिन राज्यपाल दूसरे नंबर की सबसे बड़ी पार्टी, जबकि बिहार में सबसे बड़ी पार्टी जो लालू प्रसाद जी यादव की सबसे बड़ी पार्टी थी राष्ट्रीय जनता दल, उसको इनवाइट नहीं कर करके दूसरी पार्टी को बुला लेना। क्योंकि अगर लालू प्रसाद जी यादव की पार्टी को निमंत्रण दे दिया गया होता तो आज नीतीश जी मुख्यमंत्री नहीं होते, वहां आज लालू प्रसाद जी। लेकिन लांबा जी, नीतीश तो खुद राहुल गांधी के पास गए थे बीच बचाव के लिए कि भाई महागठबंधन बना रहे, राजद जिस तरीके से अपनी बात पर अड़ा हुआ है कम से कम वो उस तरीके से ना करे। अगर हमने बात जीरो टॉलरेंस की है तो कम से कम तेजस्वी का इस्तीफा करवा के और दूसरों को किसी को मौका दिया जाना चाहिए था। इस तरीके का फॉर्मूला लेकर राहुल गांधी के पास पहुंचे थे नीतीश, लेकिन उन्होंने तो तवज्जो दी नहीं और ये स्थिति आन खड़ी हुई। कोई दुर्गेश जी, जिस दिन से ये महागठबंधन बिहार में बना उस दिन से भारतीय जनता पार्टी पूरी तरीके से चिंतित थी। और नो डाउट मैं तो इसको विपक्ष की कमजोरी मानूंगा कि उत्तर प्रदेश में भी वो अगर महागठबंधन रह जाता तो भारतीय जनता पार्टी वहां जो 325 सीटें जीत के आई है, 40 सीटें भी भारतीय जनता पार्टी वहां नहीं जीत सकती थी। और इसका ताजा उदाहरण बताऊं, इलाहाबाद में अभी जिला परिषद के चुनाव हुए, वहां भारतीय ये आपकी समाजवादी पार्टी, कांग्रेस और बहुजन समाज पार्टी मिलकर चुनाव लड़ी है, वहां भारतीय जनता पार्टी के उम्मीदवार की जमात जब्त हुई है। इसी का उदाहरण है कि एक तरफ आपके पास 325 विधानसभा चुनाव में आपके पास भी ये मौका था, कांग्रेस के पास इनिशिएटिव लेने की बात थी। अगर नेतृत्व करते
एक साथ एक महागठबंधन बनाने की कोशिश करते तो शायद स्थितियां कुछ और हो सकती थी। जैसा आज प्रतिनिधि विधानसभा के सदस्य नहीं है, इसलिए उन्होंने समाजवादी पार्टी या भारतीय बहुजन समाज पार्टी के वहां विधायक है, विधान परिषद के सदस्य, उनको तोड़ करके अगर उनमें हिम्मत है, हमारे साथी यहाँ बीजेपी के बैठे हैं, अगर भारतीय जनता पार्टी को कॉन्फिडेंस है कि अगर आप 325 विधायक अगर जीत सकते हो तो आज आपके 3 लोग जो मुख्यमंत्री और 2 डिप्टी सीएम, उनको आप डायरेक्ट चुनाव मैदान में क्यों नहीं ले जाते? क्योंकि इनको पता है कि जिस प्रकार की इनके हालात इलाहाबाद के जिला परिषद चुनाव में हुए, इनके उम्मीदवार की जमानत जब्त हुई, वही जमानत जब्त योगी जी की, लांबा जी 2 डिप्टी सीएम लांबा जी, मनमोहन सिंह साहब भी राज्यसभा से आते हैं, आरोप लगाए, मनमोहन सिंह साहब भी राज्यसभा से ही थे। ये कह देना कि वो चुनाव में जीत नहीं सकते, ये नहीं है। हमें अपनी पार्टी को बचाने के लिए भी कुछ करना पड़ेगा, नेतृत्व को भी इस और थोड़ा ध्यान देना पड़ेगा। अगर बीजेपी तोड़फोड़ कर रही है तो खुली आपके लिए भी है, आपके लिए भी मैदान खुला है। आप लोग भी अपनी रीति नीति, अपने विकास के एजेंडे को लेकर लोगों के पास जा सकते हैं। हथकंडे कांग्रेस तो अपनाती नहीं, और शायद मुझे इस देश की तमाम जो पार्टियां हैं, ऐसी पार्टी कोई और भी दिखाई नहीं देती मेरी नजर में। चलिए, क्या कुछ एजेंडा है बीजेपी का, ये हम समझने की कोशिश करेंगे। फिलहाल एक छोटे से ब्रेक के लिए रुक रहा हूं और ब्रेक से लौटेंगे तो चलावत साहब से इस बात को समझने की कोशिश करेंगे कि आखिर इसके पीछे का क्या कोई हिडन एजेंडा है, या वाकई पार्टी जिस तरीके से काम कर रही है, देश में जिस तरीके से सरकार चल रही है, क्या लोगों का जो मोह है क्या मोदी सरकार की तरफ बढ़ रहा है? क्या ये कारण है कि लोग बाग जो है दूसरी पार्टियों से छोड़ कर आ रहे हैं, या इसके पीछे कुछ और वजह है? इसको जानने की कोशिश करेंगे, लेकिन फिलहाल एक छोटे से ब्रेक के लिए रुक रहे हैं, फौरन लौट रहे हैं। ब्रेक के बाद खास खबर में आपका एक बार फिर स्वागत है। हम बात कर रहे हैं जिस तरीके की तोड़फोड़ की राजनीति हो रही है, विपक्ष लगातार कमजोर हो रहा है। विपक्ष का आरोप कि सियासी भ्रष्टाचार जो है वो बीजेपी कर रही है और लगातार एमएलए एमएलसी को तोड़ने का काम कर रही है, और 2019 में जाने से पार्टी डर रही है और इसीलिए विपक्ष को खत्म करने की कोशिशों में लगी हुई है। इस तरीके के कुछ आरोप जो हैं वो लगाए जा रहे हैं। लेकिन दूसरी तरफ अगर बीजेपी की बात करें तो बीजेपी कह रही कि अगर यूपी की बात करें, बात गुजरात की करें, बिहार की करें या केंद्र सरकार की करें, जिस तरीके से जिस नीति और जिस विकास के एजेंडे को लेकर बीजेपी चल रही है, उसकी वजह से लोगों का जो मोह है, जो विपक्ष में बैठे हैं उनका मोह जो है वो कहीं न कहीं बीजेपी की तरफ बढ़ रहा है, और यही कारण है कि वो लोग जो है बीजेपी में आने को आतुर हैं। ये तो रही दोनों की बात। अब लेकिन क्या इसके पीछे की सियासत है, उसको हम समझने की कोशिश कर रहे हैं। हमारा पैनल हमारे साथ मौजूद है। एक बार फिर बता दूं, बीजेपी से मुकेश चलावत साहब हमारे साथ हैं, कांग्रेस से सुरेंद्र लांबा जी हैं, समाजवादी पार्टी से विनोद यादव साहब हैं और बसपा से विष्णु कुलवाल साहब हमारे साथ हैं। चलावत साहब, आपकी तरफ आना चाहूंगा। जिस तरीके से अब तक की हमारी जो चर्चा हुई है उसमें लांबा साहब ने कहा कि सिद्धांत विहीन पार्टी है, तोड़फोड़ कर रही है, विपक्ष के अंदर सियासी भ्रष्टाचार की बात भी अभी डिबेट में आई और 2019 में जाने से डर रही है पार्टी और इस वजह से जो है वो विपक्ष को खत्म करना चाहती है। इस तरीके के कुछ आरोप लगे हैं, क्या माने, किस तरीके से पार्टी का एजेंडा क्या है, क्यों इस तरीके की स्थिति बन रही है? लोग बाग टूट कर आपके साथ आ रहे हैं, आप विचारधारा की बात करते हैं लेकिन उनकी कुछ और विचारधारा है और वो यहाँ आएंगे तो आपकी पार्टी को भी नुकसान कर सकते हैं। आप सबको साथ, सबका विकास करने की बात जरूर करते हैं, तो क्या सियासी दलों को भी एक साथ लाके एक करना चाहिए? तो इससे कहीं कहीं लोकतंत्र तो कमजोर होगा, क्योंकि अगर विपक्ष अगर मजबूत नहीं होगा तो लोकतंत्र तो कमजोर होगा। तो क्या लोकतंत्र में आपकी आस्था है या नहीं है? नहीं, हम न तो किसी को खत्म करना चाह रहे हैं। दुर्गेश जी साफ साफ दिख रहा है, दीवारों पर लिखी हुई इबारत को कोई भी आसानी से पढ़ सकता है। जब देश भारतीय जनता पार्टी में होता जा रहा है, माननीय नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में और भारतीय जनता पार्टी की नीतियों में विश्वास व्यक्त कर रहा है, तो जो जनप्रतिनिधि है वो अपना राजनीतिक भविष्य संवारने के लिए अगर स्वयं अपने वर्तमान में राजनीतिक दल को छोड़कर अगर वो भारतीय जनता पार्टी अगर सदस्यता ग्रहण करते हैं तो निश्चित रूप से सबका स्वागत है। पार्टी किसी को तोड़ नहीं रही है। गुजरात के अंदर 6 एमएलए को हम लेके भी करेंगे क्या? जो भारतीय जनता पार्टी के पास में स्पष्ट बहुमत है। उत्तर प्रदेश में भारतीय जनता पार्टी के पास स्पष्ट बहुमत है। वहां अगर वो टूट के आ रहे हैं,
मोदी जी के गीत गा रहे हैं, भारतीय जनता पार्टी की नीतियों में विश्वास रखते हुए वो नगारे बजा रहे हैं, तो भारतीय जनता पार्टी उनको लेने में क्यों संकोच करेगी? पार्टी की नीतियों में वो आस्था व्यक्त कर रहे हैं। भारतीय जनता पार्टी को वहां पर ऐसी कहीं आवश्यकता नहीं थी कि तब उनको तोड़फोड़ करना पड़े। पर लेकिन साफ है कि अगर देश में राजनीतिक स्वच्छता की बात करने वाली बात हो, चाहे देश में ईमानदारी से पारदर्शिता से सरकार चलाने की बात हो, तो वो माननीय नरेंद्र मोदी कर रहे हैं और इसी का परिणाम है। लामा जी मैंने आपको बीच में नहीं टोका था। आपका जब नंबर आया आप खूब आरोप लगाइए मेरे ऊपर, आपको मैंने बीच में नहीं टोका था। आप शांति से नहीं, फिर मैं आपको बोलने नहीं दूंगा, ये भी ध्यान रखना। आप अपनी मेरी बात सुन लीजिए, उसके बाद जब आपका नंबर आए तब आप खूब बोलिए। तो मेरा ये कहना है कि अगर कोई अपने पार्टी के अंदर कांग्रेस में, सपा में, बसपा में घुटन महसूस कर रहा है और वो स्वच्छ वातावरण में आना चाहता है और वो आ रहा है, तो इसमें भारतीय जनता पार्टी का क्या कसूर है? भारतीय जनता पार्टी के पास में आज हर प्रदेश में इतना स्पष्ट बहुमत है कि कहीं भी तोड़फोड़ करके सरकार बनाने का प्रयास नहीं कर रहे हैं। रहा सवाल बिहार का, बिहार के अंदर जब ये महागठबंधन बना था तब से नीतीश कुमार जी 10 बार घुटन महसूस कर चुके हैं और वो सार्वजनिक रूप से इसको जाहिर भी कर चुके हैं। इसलिए अगर बिहार के अंदर नीतीश कुमार जी ने लालू यादव का साथ छोड़ा है तो उन्होंने पहला मौका दिया है, पर लालू यादव जी पुत्र मोह में के वशीभूत उन्होंने महागठबंधन को तोड़ा है। लामा जी बता रहे थे कि लालू यादव जी शपथ लेते, शायद लामा जी की जानकारी कमजोर है। लालू यादव जी कोर्ट के द्वारा डिबार्ड है, वो चुनाव लड़ने में, कोई पद पे पहुंचने में योग्य नहीं है। पार्टी में तो है, लेकिन लामा जी आप ये जानिए कि पुत्र मोह में एक तेजस्वी का इस्तीफा अगर वो ले लेते तो हो सकता है शायद कांग्रेस का और इसका लालू यादव का 24 घंटे के अंदर जिस तरीके से सियासत हुई है बिहार में, पुत्र मोह के कारण वो वहां पर ऐसा नहीं कर पाए। तो मैच फिक्सिंग पुत्र मोह में वहां की बिहार, अगर इस्तीफा तेजस्वी का हो भी जाता तो भी ये तो मैच फिक्स था, इस तरीके से ही होना था। कुछ और बात होती है और नीतीश जो है वो वापस एनडीए में आने थे, जिस तरीके की स्थिति है। तो क्या माने क्या जो बीजेपी है क्योंकि सत्ता में है, क्या उन लोगों को डराया जा रहा है, उनकी फाइलें दिखाकर उनको बीजेपी में बुलाया जा रहा है? क्योंकि भारतीय जनता पार्टी न किसी को डरा रही है, न किसी को डरा रही है, न किसी को प्रलोभन दे रही है। आप ये मानिए जो भी आ रहे हैं वो सब अपनी इच्छा से आ रहे हैं। लेकिन राजनीति में चलावा साहब आप भी मानते हैं कि पद और पावर की स्थिति होती है। पद और पावर के लिए ही लोग बाग राजनीति करते हैं, क्योंकि अब वो मिशन वाली बात तो सब गौण हो चुकी है। तो क्या लगता है आपको, न आपके अगर बिहार की बात करें या अगर यहाँ की यूपी की बात करें, तो न तो आप अभी पद देने के स्थिति में है क्योंकि 331 जैसा बड़ा बहुमत आपके पास है और ऐसे में कुछ उम्मीद भी नहीं की जा सकती। तो ऐसे में वो क्या कारण है कि ये लोग जो हैं दूसरी पार्टियों से टूट के आ रहे हैं, डर की वजह से आ रहे हैं? दुर्गेश जी ये प्रश्न मेरा आपसे है कि भारतीय जनता पार्टी वहां इनको देने की स्थिति में नहीं है, फिर ये किस लोभ में आ रहे हैं? भारतीय जनता पार्टी इनको क्या प्रलोभन दे सकती है? कुल मिला के यह है कि इनको नीति और नेतृत्व में विश्वास है। इनको दीवार पर लिखी हुई इबारत साफ नजर आ रही है कि आने वाला समय भारतीय जनता पार्टी का समय है, इसलिए अपने राजनीतिक भविष्य को सुनिश्चित करने के लिए तो चला भारतीय जनता पार्टी की संस्था कमजोर होगी, क्योंकि जो बीजेपी में जाया जन्मा आदमी है, जो रीति नीति से लगातार बीजेपी से ही जुड़ा रहा है, अगर बाहर से आने वाले लोगों को तवज्जो दी जाएगी तो बीजेपी के जो अंदरूनी लोग हैं उनमें आक्रोश की भावना पैदा आएगी, विभेद की भावना पैदा होगी। तो आज अगर 282 तक पहुंचे हैं तो निश्चित रूप से अन्य विचारधारा के लोगों ने भारतीय जनता पार्टी की विचारधारा को और नेता को स्वीकार करा है, तभी जाके 282 तक पहुंचे। इसलिए जो भी आ रहे हैं उनके कद के मुताबिक पूरा सम्मान किया जाएगा और भारतीय जनता पार्टी का जो कार्यकर्ता है, जो नींव का ईंट है, उसको कभी भी अनदेखी नहीं की जाएगी। चलिए अच्छी बात है और पार्टी में सभी का स्वागत होना चाहिए और आपका तो विचार भी यही है कि सबका साथ सबका विकास। तो अगर पार्टी भी इसी पैटर्न पर, सबका साथ अगर इस पैटर्न पे आप चला रहे हैं और पार्टी को भी इसी पैटर्न पे चला रहे हैं तो ठीक है, जो लोग आना चाहते हैं उनको आना चाहिए। लांबा साहब क्या लगता है, एक नेतृत्व का बहुत बड़ा इंपैक्ट होता है, बीजेपी के पास नेतृत्व की कमी नहीं है,
अगर पॉलिटिकली देखें तो कहीं कहीं राहुल गांधी पे लगातार प्रश्न उठते रहे हैं। सोनिया गांधी जी की तबीयत ठीक नहीं रहती है, तो क्या एक वो जो स्थिति है, लोगों के मन में जो संशय की स्थिति जो पैदा हो रही है, क्या पार्टी का आगे का भविष्य क्या ये भी एक बड़ा चिंता का विषय जिस वजह से लोग बाग टूट रहे हैं? आपके सिद्धांत और नीति में जिनका विश्वास है वो भी दिखने लगा है। चिंता का विश्वास नहीं विषय नहीं है, चिंता का विषय है भारतीय जनता पार्टी के लिए। और अगर इन लोगों की बात करें तो मैं बताऊं कि एक तरफ तो आप अगर गुजरात की बात करें, बिहार की बात करें, एक तरफ तो आप यूपी की बात करें, बीजेपी के माइनॉरिटी या आपके अदर दल के आप माइनॉरिटी के एमएलए तोड़ रहे हो। दूसरी तरफ उत्तर प्रदेश में आपने एक भी माइनॉरिटी के आदमी को टिकट नहीं दी, तो आपका इतना प्रेम अब कैसे जाग गया उनसे? एक तरफ आप माइनॉरिटी को गाड़ी निकालते थकते नहीं है, तो दूसरी तरफ आप जम्मू कश्मीर में पीडीपी के साथ गठजोड़ करते लिया जा सकता है कि एक इतनी बड़ी हिम्मत करी जी। जो बात इन्होंने रखी कि भाई माइनॉरिटी के साथ ये लोग नहीं है, अल्पसंख्यकों को ये नहीं मानते, तो नहीं दिए, टिकट नहीं दिए, माइनॉरिटी को टिकट नहीं दिए और बिना एक भी टिकट दिए इतनी बड़ी बहुमत ली, तो कहीं कहीं वोट करने वाले माइनॉरिटी के लोग बाग भी तो थे। तो कमी आपकी कहां रह गई? तो की है ना, ये तो देश के सामने हम इसको चैलेंज थोड़ा ही कर रहे हैं, लेकिन हम इनके सिद्धांतों की बात कर रहे हैं। ये जिस प्रकार की बातें कर रहे हैं उनकी बात कर रहे हैं कि एक तरफ तो आप गाड़ी देते नहीं थकते, अब गले लगा रहे हो, तो आप अपना स्टैंड आप तो अपना स्टैंड क्लियर करिएगा। मुसलमानों को गले लगाना चाहिए या नहीं लगाना चाहिए? इसको गले बाबा जी बताइए, मुसलमानों को गले लगाना चाहिए नहीं लगाना चाहिए? आपकी पार्टी का स्टैंड बताइए। आप जहर बोलने का हम नहीं लगाते हैं तो आपको आपत्ति, गले लगाते हैं तो आपको आपत्ति। राजस्थान में आप अपना स्टैंड क्लियर करिए पहले। राजस्थान में 6 बीजेपी के विधायकों ने मीरा कुमार जी को समर्थन किया है। कुछ कहना चाह रहे हैं? इसका मतलब क्या है कि राजस्थान में आपके विधायक नेतृत्व स्वीकार नहीं कर रहे क्या? यादव साहब आप कुछ कहना चाह रहे थे? जो बीजेपी की जिस तरह से हाँ दुर्गेश जी, मैं निवेदन कर रहा हूं कि जिस तरह से बीजेपी जिस कार्य कर रही है, कल गुजरात के अंदर कांग्रेस के विधायक ने साफ कहा है कि वहां के जिला एसपी ने मुझे बंधक बनाया है और बंधक बना के मुझे मजबूर किया गया है कि मैं भारतीय जनता पार्टी की सदस्यता लूं। उसका जो इश्यू है वो कल राज्यसभा के अंदर जोरदारी से उठाया गया है कांग्रेस और सभी विपक्षी नेताओं के द्वारा। और फिर भी बीजेपी की आज जो जिस तरह से यहाँ पे हमारे साथी बैठे हैं मुकेश जी, ये कह रहे हैं कि हमारा चाल चरित्र और चेहरा एक बहुत अच्छा धुला हुआ है। ये जिस तरह के लोग हैं, दोहरी नीति शुरू से चलते हैं, कहते कुछ है, कहते हैं गोरक्षक, ये जो गोरक्षक के नाम पे हिंसा हो रही है ये नहीं होनी चाहिए, लेकिन फिर भी लगातार वो बढ़ती जा रही है, क्योंकि मुंह से कहना कुछ है, कार्यशैली इनकी कुछ है। देश में देश की जनता के सामने शब्द कुछ बोलने हैं, लेकिन देश के सामने कार्य इनका जो होता है वो एजेंडा जो है वो छुपा हुआ एजेंडा वो देश के अंदर अलग से चलाते हैं। महाराष्ट्र के अंदर कल विधायक को मजबूर किया कि तुम्हें वंदे मातरम बोलना पड़ेगा। क्या वंदे मातरम बोलने से देश का विकास हो जाएगा? क्या वंदे मातरम बोलने से देश की यूनिटी बढ़ जाएगी? क्या वंदे मातरम बोलने से देश की जनता के अंदर कोई रोजगार के अवसर बढ़ जाएंगे या उन्नति कर लेगा? आज अगर किसी को मजबूर किया जाएगा तो ये देश के लिए टूटन का विषय होगा। अभी ये शिरोमणि गुरुद्वारा प्रबंधक समिति के जो अध्यक्ष है, मातरम में टूट क्यों? ये तो हमारा मैं ये कह रहा हूँ चूक नहीं है, कंपल्सन नहीं होना चाहिए। दुर्गेश जी मजबूर नहीं करे किसी को। आरएसएस के कार्यालय पे आज तक तिरंगा नहीं फहराया जाता है। आप कराने के लिए तैयार हो गया? 15 दिन बाद दुर्गेश जी आपको पता नहीं है, आप आरएसएस के कार्यालय पे आते नहीं हो, आप अछूत मानते हो आरएसएस को। दुर्गेश जी लांबा जी आप ध्वजारोहण करने के लिए तैयार हो गया आरएसएस के कार्यालय पे? आप अगर तैयार हो तो आइए, आप आइए और आप देखिए भी सही, ध्वजारोहण करिए। पसंद नहीं कर सकते, आप ध्वजारोहण करिए, जो संघ आप ध्वजारोहण करिए। हम तो हमें आपको याद ही नहीं है, आप आते नहीं हो संघ कार्यालय पे, आप सब दूर, आप स्पर्श मानते हो। आप आइए, आप आइए बैठ रहे और आप लीजिए। दुर्गेश जी देखिए, मैं इसमें निवेदन कर रहा था जी, ये जो एक दुर्गेश जी एक सुनिए जी, मैं एक निवेदन कर रहा था कि अगर इस तरह से किसी को मजबूर किया जाएगा तो सिख गुरुद्वारा प्रबंधक कमेटी के जो अध्यक्ष है सिमरनजीत सिंह मान, उन्होंने ये कहा कि हम भारत माता की जय नहीं बोलेंगे।
उन्होंने कहा ये, आप उसका स्वागत कर रहे हो? और मैं ये कह रहा हूं, स्वागत कर रहे हो क्या? आप उसका स्वागत कर रहे हो क्या? सुनिए, आप उसका स्वागत कर रहे हो क्या? आप अलगाववादी लोगों को हमारे बयान में शामिल करते हो? भारत के नागरिक है, हमारी राष्ट्रीय भक्ति पर आप उनका स्वागत कर रहे हो क्या? हम मुद्दे से न भटके, पिस्तौल लगवा के लड़ाई जाती, ये अलग-अलग देश के टुकड़े करना चाह रहे हैं। हम मुद्दों से न भटके, टूटता जा रहा है। बीजेपी में के कनपट्टी पे पिस्तौल लगा के मेरे को भी बोले कि आप जय बोलो तो भी नहीं बोले। आप जिस प्रकार का व्यवहार इस देश की जनता के साथ, आप अलगाववादियों के साथ होगा। इस देश में कनपट्टी पे पिस्तौल लगाने की जरूरत क्यों? की भाषा को आप ही बोल रहे हो क्या? हमारा अधिकार है। आपको जम्मू कश्मीर में कहाँ जरूरत पड़ी थी? चलिए, कुलवाल साहब हमारे साथ हैं। कुलवाल साहब, क्या कहना है जिस तरीके की स्थितियां है, क्या 2019 को लेकर पार्टी को एक रखने में क्या बसपा कामयाब नहीं हो पा रही है? लगातार लोग टूट रहे हैं। क्या मायावती जी के ऊपर जो विश्वास लोगों का हुआ करता था, दलित समुदाय का हुआ करता था, क्या ये वो टूट रहा है? क्या इस वजह से लोग बाग छोड़ छोड़ के जा रहे हैं? सपा को छोड़ रहे हैं, बसपा को छोड़ रहे हैं, कांग्रेस को छोड़ रहे हैं? आखिर क्यों ऐसा हो रहा है? क्या सर जो आपकी पार्टी के नेतृत्व है, क्या उनमें इतनी कुव्वत, इतनी काबिलियत नहीं रही है क्या कि लोगों को जोड़ के रखा जा सके? क्यों आखिर स्थिति ऐसी बन पा रही है कि बीजेपी चाहकर उन लोगों को तोड़ लिए? आप क्यों नहीं कोशिश कर पा रहे कि सबको एक साथ बांध कर रखा जा सके? देखिए दुर्गेश जी, आज ही बिहार के अंदर भारतीय जनता पार्टी और जेडीयू की सरकार बनी है। अभी मैं आपकी चैनल पे देख रहा था, जेडीयू के प्रवक्ता केसी त्यागी साहब, उन्होंने बोला है कि जो महबूबा ने, जम्मू कश्मीर के मुख्यमंत्री जो महबूबा ने बोला है, हम उसको समर्थन करते हैं। आज भारतीय जनता पार्टी 2019 में लोगों का राम मंदिर से ध्यान हटाना चाहती है, धारा 370 के ऊपर से ध्यान हटाना चाहती है। ये इनकी एक बहुत बड़ी साजिश है। ये हर पार्टी के लोगों को ही दिखा रहे हैं ऐसा होगा, मगर ये नहीं बता रहे कि जो हमने 2014 में जो जनता से वादे किए थे, उन वादों का क्या किया। ये जनता को गुमराह करना चाहते हैं। अब इस प्रकार की स्थिति क्या हो गई कि धारा 370 के बारे में भारतीय जनता पार्टी की जबान बंद हो गई। राम मंदिर के बारे में भारतीय जनता पार्टी के नेता अब बोलना बंद कर दिया। ये एक साजिश है और पार्टी के विधायकों को तोड़ के कार्यकर्ता नहीं टूटेगा। कुलवाल साहब, वो कार्यकर्ता क्यों नहीं कर रहे? विधायक सुनिए, आप विपक्ष में बैठे हैं, आप जनता के सामने जाइए, जनता जवाब देगी, जनता जवाब देगी आपको। आज एसपी खड़ा होके किसी विधायक को कहता है कि तू भारतीय जनता पार्टी की मेंबरशिप ले। ये काम एसपी का है क्या? ये काम एसपी करेगा क्या? एसपी को नौकरी करनी है, राज आएगा और जाएगा। इस प्रकार की कार्रवाई एसपी को नहीं करनी चाहिए। इसके लिए बोलना चाहिए आपको। आप तो चौथे स्तंभ है, आपको तो बोलना चाहिए कम से कम। आज ये जो भी कुछ कर रहे हैं, ये 2019 के चुनाव को लेके जनता को गुमराह करके कि देखो इस पार्टी के नेतृत्व में कमजोरी थी, इनका विधायक भाग गया, इनका विधायक भारतीय जनता पार्टी में आ गया। पहले ये बताओ 2014 में आपने चुनाव जीता, वो किस आधार पर जीता? वो घोषणा पत्र में क्या वादे किए थे, उन वादों को पूरा करो। कहा गए 370, कहा गया राम मंदिर। यही चीज हम कह रहे हैं, चौथा स्तंभ होने के नाते हम कह रहे हैं कि ये चीजें साफ आप एक्सपोज करो ताकि जनता को जो है वो साफ दिखाई दे, ताकि अगर भारतीय जनता पार्टी अगर कुछ षड्यंत्र के तौर पर अगर ये सारी चीजें करी तो उनको बेनकाब आप करें। आखिर क्यों आपके लोग टूट टूट के जो है वो बीजेपी में जा रहे हैं? हम आप लोगों के माध्यम से तो कह रहे हैं, हम आप लोगों के माध्यम से तो कह रहे हैं, आज ऐसी स्थिति क्या गई, 331 एमएलए समझ नहीं रहे, 4 को लेके आएंगे, क्या लेके आएंगे, कौन आएगा? देखिए, या तो आएगा पैसे के लालच में और ये आएगा अगले चुनाव लड़ने के लालच में। इसके सिवाय नेताजी को और कुछ नहीं चाहिए। तो इस प्रकार की बातें करके भारतीय जनता पार्टी 370 और राम मंदिर को बुला के 2019 का जो चुनाव लड़ना चाहती है, ये चाहती है विपक्ष की एकता इकट्ठी नहीं हो जाए। चलिए, अगस्त में लालू प्रसाद जी की रैली होने वाली है ना, पूछ लेते हैं। उससे पहले ये तोड़ के दिखाना चाहते हैं कि इनकी विपक्ष की क्या स्थिति है। चलिए चलावत साहब से पूछ लें। चलावत साहब, जिस तरीके से कुलवाल साहब कह रहे हैं या यादव साहब ने कहा या लांबा जी ने भी जिस तरीके से जिस बात को पॉइंट आउट किया है, कुलवाल जी
पॉइंट आउट उन्होंने यही किया है कि लालच दिया जा रहा है या डराया धमका जा रहा है, इस वजह से आ रहे हैं। और टिकट देने की बात की जा रही, तो इतने तो टिकट है नहीं, टिकट तो जितने होंगे उतने ही देंगे। दुर्गेश जी मैं कोलवाल जी की बात पे आता हूँ। राम मंदिर उत्तर प्रदेश में है, इनकी नेता मायावती जी भी उत्तर प्रदेश में है। आप तो अपनी पार्टी का स्टैंड क्लियर करो, क्या आप राम मंदिर बनाना चाहते हैं? हम बनाएंगे राम मंदिर, हम बनाएंगे राम मंदिर। मायावती जी घोषणा करें राम मंदिर का, हम कह रहे ना बनाएंगे। मायावती जी घोषणा करे, मैं मायावती जी घोषणा करे कि मैं राम मंदिर नहीं, मैं मायावती की आप गुमराह करने को चाहते हो। हम अगर जी भाई साहब जनता गुमराह मत कीजिए, अपनी पार्टी की बात कीजिए, पार्टी का एजेंडे में गुमराह मत कीजिए। राम मंदिर पार्टी के एजेंडे में, राम मंदिर को कहना चाह रहे हैं। लांबा साहब की एक बार बात सुन लेते हैं। राम तो हिंदुओं का पूजनीय, हम भी पूजते हैं राम को। राम तो सबका पूजनीय हिंदुओं का, हम यही कह रहे हैं कि राम मंदिर निर्माण की हमने भारतीय जनता पार्टी ने घोषणा पत्र में दिया हुआ है। से गाय के नाम से हम मांगते हैं, हम देवताओं को हम एक खानदान के नाम से हम वोट नहीं मांगते, हम एक खानदान के नाम से वोट नहीं मांगते। हम कह रहे राम मंदिर हमारे एजेंडे में। गौशाला में हजारों गायों को मरने के लिए नहीं छोड़ते, हम जयपुर की सड़कों पे 500 मंदिर नहीं तोड़ते, हम राम और गाय के नाम से राजनीति नहीं करते, हम राम के नाम से हमारी हम खानदान के नाम से राजनीति नहीं कर रहे के लिए नहीं, हम राम मंदिर बनाने के लिए हमारे एजेंडे में है। राजनीति के लिए समय आने पर राम मंदिर का राम मंदिर हमारा मुद्दा नहीं है। हमारा मुद्दा ये है कि जिस तरीके से पार्टियों के अंदर टूट फूट हो रही है, बीजेपी की तरफ जो है एमएलए एमएलसी जा रहे हैं, तो इसके पीछे का रीजन क्या है, क्यों इस तरीके की स्थितियां बन रही है, इन सब चीजों को हम समझने की कोशिश कर रहे हैं। चेलावत साहब हमारे साथ हैं, उनसे हम ये जवाब मांग रहे हैं कि क्या ऐसा क्या कुछ हो रहा है, क्योंकि अभी चुनाव एकदम है नहीं, 2019 में चुनाव है, उससे पहले ये सब कुछ चीजें क्यों हो रही है। गुजरात की अगर बात करें तो चलिए राज्यसभा का चुनाव था, उस वजह से ये सारे दुर्गेश जी अगर विधायक और या एमएलसी अपना भविष्य संवारने के लिए अपनी पार्टी को छोड़ के भारतीय जनता पार्टी में आ रहे, तो इसमें भारतीय जनता पार्टी क्या कर रही है? हमने किसी के साथ तोड़फोड़ नहीं करी है। भारतीय जनता पार्टी के अंदर उनको अपना भविष्य सुनिश्चित नजर आ रहा है, उनकी सोच है, वो भारतीय जनता पार्टी के अंदर अगर सदस्यता ग्रहण कर रहे हैं तो पार्टी उनका स्वागत करेगी। हाँ, नहीं, लेकिन ऐसा कुछ भी नहीं है, हम उनको वही उठ के आ रहा है, इतना प्रचंड बहुमत है, उसके बाद क्यों टूट के आ रहे हैं? क्या कोई लालच दिया गया है या कोई डर की भावना की वजह से लोग? मैं ये तो कह रहा हूँ प्रचंड बहुमत को और नेता और नीतियों को देख के लोग की आस्था भारतीय जनता पार्टी में आ रही है। चलिए, ये तो बहुमत और नेता और नीतियों को देख के पार्टी में उनकी आस्था आ रही है होगा। लेकिन चेलावत साहब, यहाँ एक बड़ा सवाल और खड़ा होता है, चौथे स्तंभ है, हम लगातार इन चीजों को उठाते रहे हैं, और लोकतंत्र की अगर खूबसूरती की बात करें, लोकतंत्र की अगर स्थायित्व की बात करें, तो विपक्ष एक मजबूत होना चाहिए। अटल बिहारी वाजपेयी पूर्व प्रधानमंत्री रहे, उन्होंने भी इस बात की बात कही, उन्होंने भी कही कि अगर विपक्ष अगर मजबूत नहीं होगा तो कहीं न कहीं नकारात्मकता की स्थिति जो है सरकार के साथ जुड़ती जाएगी और एक हिटलरशाही जैसी स्थिति पर सरकार आकर खड़ी हो जाएगी। क्या लगता है आपको? दुर्गेश जी, आप इतने भयभीत मत रहिए, विपक्ष रहेगा, हम ये नहीं कह रहे विपक्ष नहीं रहेगा, विपक्ष रहेगा, पर जैसा भी रहेगा विपक्ष रहेगा, जरूर रहेगा। आप इतना भयभीत मत होइए। भारतीय जनता पार्टी के नेतृत्व में और नीतियों में जब अगर राजनीतिक दल के विचारधारा के लोग अगर आस्था व्यक्त कर रहे हैं, इस देश की जनता इसमें आस्था व्यक्त कर रही है, एक वर्षों बाद में इस देश की जनता को कोई नेता मिला है जिसके नीतियों में भी उनकी आस्था है और उनके नेतृत्व में भी उनकी आस्था है। चैलेंज मत कीजिए। इसीलिए आपके क्या मनमोहन सिंह जी को चैलेंज, आप अभी कह रहे थे कि आप ये सीधे क्यों नहीं चुनाव लड़ाते? मनमोहन सिंह जी को 2-2 बार आपने देश का प्रधानमंत्री बनाया, लोकसभा का चुनाव क्यों नहीं लड़ाया? और लड़ाया तो नहीं किया, लड़ाया तो क्या हुआ? फिर लड़ाया तो क्या हुआ? एक चुनाव नहीं जीत पाए वो, और आपने 10 साल तक देश का प्रधानमंत्री उनको बनाकर रखा। राजस्थान में एक एग्जाम्पल, नहीं, कोई एग्जाम्पल लेने की जरूरत नहीं है। देश के अंदर मनमोहन सिंह जैसा कमजोर प्रधानमंत्री जनता देख चुकी थी। क्या कहना चाह रहे हैं दुर्गेश जी, राजस्थान में जब कांग्रेस की सरकार थी तो जो निकाय के चुनाव होते हैं वो डायरेक्ट चुनाव करवाने की प्रथा कांग्रेस ने ऐसा व्यवस्था की थी,
और जिसके चलते हुए जो सेकंड लीडरशिप है, जो विधायक बनने से, एमपी बनने से जिस प्रकार के कार्यकर्ता होते हैं, उन लोगों को मौका मिल रहा था, उसमें इस प्रकार की तोड़ फोड़ नहीं होती थी। तो भारतीय जनता पार्टी की सरकार बनते ही उन चुनाव को बंद करके फॉर्मूला कुछ एक ही बार क्या ना आपने नहीं हो पाया। उसके पहले 50 साल आपकी सरकार थी, तब तो नहीं था ऐसा। फॉर्मूला कुछ सक्सेस नहीं हो पाया। कैसे बताइए ना, फॉर्मूला को उसमें उस जनता ने बहुमत दिया, तो जनप्रतिनिधि इन्हीं सारी चीजों के लिए जनता ने बहुमत दिया था शायद कि किस तरीके से हो। खैर जो भी है, लेकिन कुल मिला के चिंता की स्थिति इस बात की है कि अगर विपक्ष नहीं रहेगा तो लोकतंत्र की खूबसूरती जो है वो कहीं न कहीं खत्म होती हुई नजर आएगी। लेकिन अब महती जिम्मेदारी विपक्ष की अपनी खुद की भी है, चाहे वो किसी राज्य का विपक्ष हो, चाहे केंद्र का विपक्ष हो, लेकिन विपक्ष की यह महती जिम्मेदारी है कि अगर सत्ता पक्ष की तरफ से कोई इस तरीके की स्थिति बनती है लोग बाग उसमें, तो उन्हें अपना आत्मचिंतन भी करना होगा कि आखिर क्या कारण है जिस वजह से लोग बाग छोड़ के जा रहे हैं। अगर डर की वजह से जा रहे हैं तो उसको एक्सपोज करना होगा, और अगर कोई लालच है तो उसको भी एक्सपोज करना होगा कि किस तरीके की यह स्थिति है। क्योंकि देश जो है वो हमारा लोकतंत्र की खूबसूरती की वजह से ही पूरे विश्व में पहचान रखता है, और इस पहचान को खत्म नहीं होने देना चाहिए। और जरूरत इस बात की है कि विपक्ष को अपनी महती भूमिका निभानी होगी। विपक्ष को ये देखना होगा कि वो अपने आप को किस तरीके से स्ट्रेंथन करे, ये बहुत जरूरी है। सत्ता पक्ष की तरफ अगर लोग बाग जा रहे हैं तो सत्ता पक्ष की शायद वो कुछ नीति या कुछ और बात रही होगी, उसकी वजह से अगर ये स्थिति है तो उसका अगर समर्थन भी करना पड़े तो खुलकर समर्थन करने की भी हिम्मत विपक्ष को दिखानी पड़ेगी। फिलहाल खास खबर में इतना ही। हमारे साथ इस डिबेट में जुड़े बीजेपी से मुकेश चलावत साहब, कांग्रेस से सुरेंद्र लांबा साहब और समाजवादी पार्टी से विनोद यादव साहब, बसपा से विष्णु कुलवाल साहब, मैं सबका बहुत बहुत शुक्रिया अदा करूंगा। फिलहाल खास खबर में इतना ही। देश और दुनिया की तमाम खबरों के लिए आप बने रहिए जन टीवी के साथ। नमस्कार।